ब्रिटिश और अमेरिकी मिसाइलों से रूस में तबाही का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी के साथ दुनिया पर एटमी युद्ध का ग्रहण भी अब लग रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों से रूस पर तीसरी बार प्रहार किया है। पुतिन के हाइपरसोनिक इंतकाम के बाद ना तो अमेरिका ने अपने फैसले से यू टर्न लिया और ना यूक्रेन डरा। इसलिए माना जा रहा है कि अब पुतिन का प्रतिशोध और घातक होने वाला है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूसी हमले का दायरा अब ब्रिटेन तक पहुंच सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कैसा होने वाला है, इसका संकेत अमेरिका ने दे दिया है। रूस की जमीन पर होने वाला हर धमाका अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। यूक्रेन से हवा में निकलने वाली हर मिसाइल एक महायुद्ध की चिंगारी मानी जा रही। क्योंकि यूक्रेन जितनी मिसाइलें दागेगा, रूस को जितना बड़ा नुकसान होगा, पुतिन का इंतकाम उतना ही बड़ा रहने वाला है। रूस की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ब्रिटेन ने अपनी मिसाइल पर फैसला नहीं बदला। यूक्रेन अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले कर रहा है। रूस में यूएस और ब्रिटेन की मिसाइल से तबाही हो रही है। सबसे भीषण जंग कुर्स्क में हो रही है। कुर्स्क में रूस ने 60,000 सैनिकों को उतारा था, लेकिन अब यहां अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से धमाके हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना बिना कुर्स्क में घुसे ही कहर बरपा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन ने तीसरी बार अटैक एमएस से हमला किया। रूस ने यूक्रेन से आई 7 अटैक एमएस को गिराने का दावा किया है। कुर्स्क में एक अटैक एमएस से तबाही का दावा किया जा रहा है, जिसे एयर डिफेंस रोक नहीं सकी। रूस अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले का बदला कैसे लेगा, ये कुछ दिन पहले ही दुनिया देख चुकी है। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन को दहलाया था। अब पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। इसकी पहली वजह है यूक्रेन का नया प्लान। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 200 इलाकों पर अटैक एमएस से हमले की तैयारी है। रूसी एयरबेस, हथियार गोदाम और सैन्य मुख्यालय निशाना बनेंगे। अमेरिका की मदद से यूक्रेन हमले का प्लान तैयार किया है। हमले की प्लानिंग अटैक एमएस की रेंज के आधार पर तय की गई। अटैक एमएस की रेंज में रूसी सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने ठिकाने हैं, वहां पर हमले का प्लान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रोस्तोव पर भीषण हमला हो सकता है। रोस्तोव में रूसी सेना के कई बेस हैं। रोस्तोव में रूस की सेना ने कई कमांड सेंटर बनाए हुए हैं।
जाहिर है पुतिन इस प्लान को नाकाम करने के लिए बारूदी सुनामी ला सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस का हमला अब यूक्रेन की सीमा तक ही सीमित रहेगा? सवाल ब्रिटेन को लेकर है। क्या पुतिन ने ब्रिटेन पर हमले की जो तैयारियां की थी उसका अब इस्तेमाल होने वाला है? ब्रिटेन अब रूस का सीधा टारगेट बन सकता है, क्योंकि ब्रिटिश मिसाइलों की वजह से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको पुतिन के क्रोध की दूसरी वजह और ब्रिटेन पर हमले की आशंका क्यों बढ़ गई है, ये बताते हैं। तो ब्रिटेन पर रूस बेहद गुस्से में। पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यूक्रेन के हमले में कुर्स्क में रूसी जनरल की मौत हो गई। रूस के इस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम वैलेरी सोलोडचुक था। कुर्स्क में यूक्रेन स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन ने हमला किया था। स्टॉर्म शैडो ब्रिटिश मिसाइल है और इसी मिसाइल से रूसी जनरल की मौत हुई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत हुई है। कुर्स्क में 500 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। सैनिकों के साथ किम जोंग के एक जनरल की भी मौत हुई है। यह हमला भी ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से किया गया। यूक्रेन ने कुल 12 मिसाइलों से हमला किया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुर्स्क में ब्रिटिश सैनिक गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी कुर्स्क में ब्रिटिश सेना की मौजूदगी का सबूत है। पुतिन समझ चुके हैं कि रूस के कुर्स्क में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को भेजा है, यानी रूस की सेना ब्रिटिश सैनिक रूस की सेना पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, कुर्स्क में ही एक रूसी महिला सैनिक को पकड़ा गया है। यह महिला डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर थी। रूसी महिला सैनिक ने अब तक कई यूक्रेनी को टॉर्चर किया है। कुर्स्क में अब यूक्रेनी सेना ने इसे पकड़ लिया और पुतिन के क्रोध को और भड़का दिया है। रूस अपने S-400 एयर डिफेंस को सबसे ताकतवर बताता है। लेकिन लॉन्ग रेंज से हमले की शुरुआत में ही रूस का हवाई कवच कमजोर साबित होने लगा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के S-400 को नष्ट करना भी शुरू कर दिया। कुर्स्क में S-400 के रडार स्टेशन पर हमला हुआ। यूक्रेन ने एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है। हमला अटैक MS या स्टॉर्म शैडो से किया गया। रूस पर हो रहे ये हमले दुनिया को किस ओर ले जा रहे हैं, इसका संकेत अमेरिका की तैयारियों से मिल रहा है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और अपनी पनडुब्बियों पर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलों को तैनात कर रहा है। पिछले 30 साल से अमेरिका ने ऐसा नहीं किया था। अमेरिकी नेवी ने एटमी वॉरहेड वाली मिसाइल की तैनाती शुरू कर दी है। सबमरीन में 2500 किलोमीटर रेंज वाली टॉम हॉक मिसाइलें तैनात होंगी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने न्यूक्लियर हमले को लेकर गाइड जारी किया है। गाइड में न्यूक्लियर हमले के दौरान खुद को बचाने के उपाय हैं। अमेरिका खुद को पहला टारगेट मान रहा है, तो वहीं यूरोप में भी महायुद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक में बंकर बनाए जा रहे हैं। फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देश अपने रक्षा खर्च को बढ़ा रहे हैं। नाटो देश आर्टिकल 5 लागू कर सकते हैं, जो सामूहिक रक्षा का आह्वान करता है।
रूस भी नाटो देशों से निपटने की तैयारी यूक्रेन युद्ध के बाद से ही कर रहा है। अब नाटो के खिलाफ रूस के पास चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का साथ है। ईरान और नॉर्थ कोरिया हथियार और सेना से अब रूस की खुलकर मदद कर रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से उठने वाली चिंगारी सिर्फ रूस नहीं बल्कि कई और देशों को जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेकिन उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ मिल रही इजराइल को बढ़त अचानक थम गई और यह स्थिति इसलिए नहीं बनी कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, बल्कि इस स्थिति की वजह है इजराइल की एक ऐसी गलती जो 18 साल पहले हुई थी। तब भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी थी और एक क्षेत्र में आईडीएफ को हिजबुल्लाह ने बंधक भी बना लिया था। हालांकि वो जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसी जंग ने हिजबुल्लाह और ईरान को एक ताकत दे दी जिसका इस्तेमाल इजराइल के अंदर किए गए हमले में हुआ है। क्या है वो ताकत, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह का बारूदी कहर, थर्रा गए इजरायली शहर। हमास के खिलाफ जंग में बढ़त बनाकर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान की तरफ बढ़ी। सीमावर्ती शहर पर कब्जा भी किया। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी टारगेट बनाए। कई कामयाबियां हासिल की, लेकिन पश्चिमी दक्षिणी लेबनान को इजराइल में शामिल करने का प्लान जैसे ही एक्टिव हुआ, वैसे ही सब कुछ बदल गया। बारूद और तकनीक के दम पर जंग में बढ़त बनाने वाली इजरायली फोर्स को अचानक बड़ा झटका लगा। 24 नवंबर 2024 हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल के मुख्य शहरों को टारगेट बनाकर सैकड़ों रॉकेट्स और मिसाइलें दागे, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान का अनुमान लगा पाना हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट इजरायली सैन्य बेस के साथ साथ रिहायशी इलाके थे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कई रॉकेट्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो मिसाइल्स दागी गई, उसे रोक पाने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ, यह अगला विषय है, लेकिन क्यों हुआ इसका पता चल गया। लेकिन इसे जानने से पहले इजराइल को हुए नुकसान को तस्वीरों से समझ लीजिए। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे उसमें टारगेट एरिया नहारिया से तेल अवीव तक पड़ने वाले शहर थे, जिनमें बड़ा नुकसान बुस्तान हागेलिल में हुआ, जहां गिल्लोट यूनिट 8200 का बेस ध्वस्त हो गया। यानी हिजबुल्लाह का टारगेट इजराइल का पूरा पश्चिमी क्षेत्र था, जिनमें तुलकरम का शरणार्थी शिविर भी शामिल है, जहां भारी नुकसान हुआ है। वहीं वादी तन्नौरिन में चलती गाड़ियों पर ये रॉकेट गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और सिर्फ यही नहीं,
हिजबुल्लाह ने हमलों के लिए घातक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। दावे के तहत सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए फारी 6 और कादर 2 मिसाइल्स दागी गई हैं। वहीं आत्मघाती ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होने का दावा है। और इस दावे का सबूत है ये तस्वीरें जिसमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट बनाने की कोशिश हुई है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह की कई मिसाइल्स को इजराइल ने तेल अवीव पहुंचने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब बारी है उस प्रश्न के जवाब की जो सभी के जहन में है कि आखिर यह हमला क्यों हुआ। दावे के तहत हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से एक बड़ी बारूदी खेप मिली है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बदले की कार्रवाई के तहत यह हमला किया। लेकिन ईरान से मिली बारूदी खेप में एक हथियार भी शामिल है जिसे इजरायली तकनीक का हथियार ही बताया जा रहा है और इस हथियार का इजराइल पर ही टेस्ट किया गया है। यह हैरान करने वाला दावा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि यह दावा बिल्कुल सही है। हिजबुल्लाह को ईरान की पायरेसी इंजीनियरिंग की मदद से ही वो हथियार हासिल हो गया है जो इजराइल पर भारी पड़ रहा है। इसलिए अब तक के संघर्ष में हिजबुल्लाह के इस हमले को सबसे बड़ा हमला माना जा सकता है। लेकिन यह हथियार है क्या? इजरायली तकनीक ईरान को मिली कैसे और इस हथियार का निर्माण कहां हुआ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सबसे पहले हम बताते हैं। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने अलमास मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इन मिसाइल्स का निर्माण लेबनान में ही हुआ है और इसे डेवलप करने में ईरान के मिसाइल वैज्ञानिकों की भूमिका है। लेकिन यह मिसाइल को लेकर इजराइल की तकनीक का जिक्र क्यों हो रहा है? और अगर यह इजराइल की तकनीक है तो फिर ईरान के हाथ कैसे लगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले इस हथियार की मदद से हिजबुल्लाह कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसे समझने के लिए 24 नवंबर की रात हुए हमले को विस्तार से जान लीजिए। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया उसमें टारगेट एरिया एक लाइन से सेट किया गया था। बेरूत से करीब 300 रॉकेट हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे थे जो नाहरिया से लेकर पश्चिम दक्षिण की तरफ तबाही बनकर बरसे। इतनी बड़ी संख्या में दागे गए रॉकेट में सबसे ज्यादा नुकसान नाहरिया को हुआ, उसके बाद शावेई जियोन को, फिर बुस्तान हा गैलिल को हुआ जहां इजरायली सैन्य बेस को टारगेट किया गया था। और ये रॉकेट और भी आगे जाते दिखे, जिसके बाद पता चला कि बारूदी असर से शहर भी नहीं बच सका। लेकिन कुछ रॉकेट्स लंबी दूरी तय करके हाइफा तक भी पहुंचे और दावा है कि रॉकेट का असली टारगेट यही हाइफा शहर था। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भारी भरकम मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। बेरूत से दागी गई मिसाइल ने नेतानिया शहर को भारी नुकसान पहुंचाया। हर्जलिया शहर भी मिसाइल हमलों से बुरी तरह दहल गया और यह मिसाइल्स इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक भी पहुंच गई जहां भारी नुकसान हुआ। इजराइल की राजधानी के करीब पहुंची हिजबुल्लाह की बारूदी तबाही अलमास मिसाइल दरअसल विकसित हो रही ईरान की तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये इजराइल की एक चूक का सबसे बड़ा खामियाजा है, जिसकी आशंका इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ छेड़ी गई जंग के पहले दिन से होनी चाहिए थी।
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अल्मास मिसाइल इजराइल की 2006 में हुई गलती का नतीजा है। तब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध हुआ था। इस जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना को बंदी बना लिया था और इस कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह को इजराइल के हथियार भी मिल गए। तब जंग तो रुक गई, लेकिन इजराइल के हथियारों में ईरान ने दिलचस्पी दिखाई और ईरान ने हथियार विशेषज्ञों की टीम लेबनान भेजकर जांच कराई, जिसमें स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की गई और यही स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल अब अल्मास मिसाइल बन गई। हालांकि किसी भी युद्ध में तकनीक संपन्न देश अगर झुकता है तब भी अपने हथियारों को खुद नष्ट कर देता है, लेकिन 2006 में इजरायली सेना ने ऐसा नहीं किया और उसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। यानी ईरान ने इजराइल के घातक हथियार के प्रॉक्सी को लेबनान में बनाकर हिजबुल्लाह को ही सौंप दिया। और अब उसे इजराइल के खिलाफ युद्ध में ही लॉन्च किया गया है, जो इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि अल्मास अगर इजराइल की ही तकनीक है तो फिर इजराइल उसका तोड़ तलाशने की बजाय इसे चुनौती क्यों मान रहा है? इस प्रश्न का जवाब मिसाइल की खासियत है। अल्मास एक टॉप अटैक मिसाइल है। इसके अलावा यह मिसाइल टैंक को उस जगह पर मार सकती है जहां उनका कवच हल्का होता है। इसके अलावा मिसाइल की 10 मील तक मारक क्षमता भी इसे खास बनाती है। यानी अल्मास मिसाइल ने लेबनान सीमा के पास भी इजरायली सेना के लिए खतरा बढ़ा दिया है। अल्मास मिसाइल के 3 संस्करण हैं जो सबको पता है और ये सभी अपने पहले वाले संस्करण से अपग्रेड करके ही बनाए गए हैं, जिनमें 2 तरह के वॉरहेड हो सकते हैं। इस मिसाइल की खासियत इसके वॉरहेड भी हैं, जिनमें से 1-2 चरण में विस्फोट किया जा सकता है ताकि कवच भेदना आसान हो जाए। तो वहीं दूसरा फ्यूल एयर बम है जो धमाका करता है। इसका सीधा मतलब है कि हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े अटैक में न सिर्फ इजराइल को हैरान किया है, बल्कि दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के मिशन को लेकर परेशान भी कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि इजराइल के पास सिर्फ 3 वर्जन है, लेकिन ईरान की मदद से हिजबुल्लाह के पास अल्मास मिसाइल का 4था वर्जन आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिज़्ब की पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी अगर हिजबुल्लाह अब भी इजराइल को दहलाने में कामयाब हो रहा है तो इसकी वजह है ईरान। ईरान की शक्ति से ही हिजबुल्लाह सब कुछ गंवाने के बाद भी बलवान बना हुआ है और अब ईरान को यह लग रहा है कि इजराइल पर हमले का सही वक्त आ चुका है, क्योंकि अमेरिका में यह सत्ता परिवर्तन का समय है। इसलिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इस बार ईरान जल थल नभ से एक साथ इजराइल पर वज्रपात की तैयारी में। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल को सबसे बड़ा जख्म दिया था। खामनेई की सेना ने उस रात इजराइल पर ऐसी कयामत ढाई जिसे बेंजामिन कभी भूल नहीं सकते। लेकिन अब ईरान इससे भी बड़ा जख्म इजराइल को देने के लिए तैयार है। खामनेई ने इजराइल से आखिरी इंतकाम की तैयारी शुरू कर दी है। कभी भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो सकता है, जो इजराइल में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेन होगा। ईरान की तैयारी क्या है और उसके हमले का पैटर्न क्या होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खामनेई का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें बेंजामिन के खिलाफ उनके गुस्से की आग छिपी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मांग से साफ है वो किसी भी कीमत पर बेंजामिन और इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है।
इसलिए खामनेई के आदेश पर ईरान में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिसकी पुष्टि उनके करीबी और सबसे वरिष्ठ सलाहकार अली लारीजानी के बयान से होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पर कहा, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। संबंधित अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं ताकि इजराइल के खिलाफ हमले को सफल बनाया जा सके। वो दुश्मन तक पहुंचने के अलग अलग तरीकों पर विचार कर रहे हैं। दावा है कि ईरान इजराइल पर हमले की बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है, जिसके बाद वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इजराइल पर कोहराम मचाएगा। ये ईरान की मिसाइल लॉन्च का वीडियो है। दावा है कि IRGC ने हमले से पहले बड़ी मिसाइल ड्रिल शुरू की है। वो अपनी मिसाइलों की सटीकता माप रहा है। इधर ईरान ने अपनी नेवी को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसने अपने सबसे घातक सबलान डिस्ट्रॉयर को अपग्रेड कर नई मिसाइलों से लैस कर दिया है। सबलान डिस्ट्रॉयर में पहले सिर्फ 4 क्रूज मिसाइलें तैनात हो सकती थी। ईरान ने इसकी क्षमता बढ़ाकर 16 क्रूज मिसाइलों को तैनात किया है। सबलान डिस्ट्रॉयर पर ईरान ने अपनी सबसे घातक क्रूज मिसाइल अबू मेहदी को भी तैनात कर दिया है। ईरान अबू मेहदी क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने का दावा करता है। अबू मेहदी को ईरान की सबसे घातक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ईरान का दावा है कि ये AI तकनीक से लैस है। एयर डिफेंस से बचने के लिए ये रडार के हिसाब से अपनी स्पीड और उड़ने की ऊंचाई कम या ज्यादा कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, IRGC ने फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। दावा है कि ईरान ने अपने फाइटर जेट्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। इधर रूस से Su-35 फाइटर जेट की पहली खेप भी ईरान पहुंच चुकी है। दावा है कि रूस ने ईरान को कुल 12 फाइटर जेट भेजे हैं, जिन्हें हैमडन एयर बेस पर तैनात किया गया है। दरअसल माना जा रहा है कि ईरान इस बार सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि इजराइल को दहलाने के लिए फाइटर जेट और युद्ध पोतों का भी इस्तेमाल कर सकता है। सवाल है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में ईरान के हमलों का संभावित पैटर्न क्या होने वाला है, वो भी आपको बताते हैं। और अरब के रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान ने इस बार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की तैयारी पिछले 2 ऑपरेशन में हुई गलतियों से सीख लेकर की है। अब तक इजराइल पर हमले लॉन्च करने और टारगेट करने का सेंटर एक ही होता था, लेकिन इस बार ईरानी सैनिक अपने देश ईरान के अलावा इराक और सीरिया से भी ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में। इसके अलावा ईरानी फाइटर जेट्स को सीरिया में उतारने की तैयारी है, इसीलिए रूस से सुखोई भी तेहरान पहुंच चुके हैं। यह विमान सीरिया की वायु सीमा से इजराइल पर हमले लॉन्च करेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा सेंटर लाल सागर होगा, जहां ईरानी युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रवाना हो चुका है। लाल सागर से ईरान और हुती एक साथ इजराइल पर हमले कर सकते हैं। इस तरह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में ईरान जल, थल, नभ तीनों से इजराइल पर हमले की तैयारी में है। दरअसल माना जा रहा है कि खामनेई 2025 शुरू होने से पहले ही इजराइल को दहलाना चाहते हैं, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी को माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध खत्म करने का वादा किया था। खामनेई को डर है कि ट्रंप या तो युद्ध समाप्ति के लिए दबाव बना सकते हैं या फिर इजराइल को हमले की हर संभव छूट दे सकते हैं। दोनों ही सूरत में नुकसान ईरान का है। ऐसे में ट्रंप की ताजपोशी से पहले वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के लिए IRGC को हरी झंडी दे सकते हैं। ईरान के जल्द हमले की एक वजह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर की उम्मीद भी है। दरअसल अमेरिका ने हिजबुल्लाह इजराइल के बीच समझौते के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके नतीजे भी दिखने लगे हैं।
युद्ध विराम के लिए दोनों के सामने 3 शर्तें रखी गई हैं। शर्त नंबर 1, दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी। शर्त नंबर 2, लितानी नदी के उत्तर से हिजबुल्लाह अपने ठिकाने हटाएगा। शर्त नंबर 3, विवादित सीमा क्षेत्र पर इजराइल लेबनान की वार्ता। हिजबुल्लाह बीते हफ्ते ही इस पर हामी भर चुका है। अब बेंजामिन ने भी अमेरिका समर्थित युद्ध विराम पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। दावा है कि वो अपनी टीम से बात कर रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी चर्चा जारी है कि इसे इजरायली जनता के सामने कैसे पेश किया जाए। दरअसल बीते हफ्ते अमेरिका के विशेष दूत अमोस होचस्टीन लेबनान और इजराइल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने ये साफ कर दिया है कि युद्ध विराम के लिए यह आखिरी मौका है। इसके बाद मध्यस्थता के लिए ट्रंप प्रशासन का इंतजार करना होगा। साफ है, यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए कौन सा रास्ता तैयार करेंगे। ऐसे में खामनेई 19 जनवरी से पहले ही अपना प्रतिशोध पूरा कर लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और अरब की तरह ही रूस यूक्रेन जंग का सबसे भीषण फेज शुरू हो गया है। दरअसल ट्रंप की जीत से यूक्रेन की हथियार सप्लाई को लगभग रुक गई है और ज़ेलेंस्की का भविष्य अधर में लटक गया है। इसका फायदा पुतिन सेना जमकर उठा रही है। एक तरफ तो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सेना ने अपना विजय अभियान तेज कर दिया है, तो दूसरी ओर कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। पुतिन की इस रणनीति को ऑपरेशन 20 जनवरी भी कहा जा रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन की धरती रूसी शोलों से धधक रही है और रूस के बारूद में वॉर ग्राउंड से लेकर रिहायशी इलाके तक जल रहे हैं। बीते 24 घंटे से रूस की सेना ज़ेलेंस्की के जवानों पर प्रचंड प्रहार कर रही है, पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाके पर कब्जा किया जा सके। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुतिन ने जंग की रणनीति भी बदल दी है। पुतिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ड्रोन आक्रमण का सहारा ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 73 ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 50 ड्रोन मार गिराए, यानी 23 ड्रोन हमले में सफल रहे। और रूस ने सुमी, पोल्टावा, चरकासी और कीव पर हमले किए और रूस ने करीब 16 ड्रोन कीव पर दागे। ये बीती रात की तस्वीर है जब रूस ने कीव पर ड्रोन से प्रहार किया। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। हालांकि ड्रोन के पलबे से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना ने अब कीव में रिहायशी इलाकों पर एंटी ड्रोन नेट लगाने शुरू कर दिए हैं। दावा है कि यह जाल ड्रोन के मलबे से इमारतों को सुरक्षित रखेगा। यूक्रेन को आशंका है कि बहुत जल्द रूस कीव की घेराबंदी शुरू कर सकता है, जिसके लिए वो ड्रोन हमलों का सहारा लेगा। दरअसल रूस का दावा है कि करीब 25% यूक्रेन पर उसका कब्जा हो चुका है। बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क और खार्किव के 300 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर उसकी सेना ने कब्जा किया है। किसी भी वक्त पोक्रोवस्ट पर रूस कब्जा कर सकता है। रूस शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को पूरी तरह घेर चुका है। पुतिन की सेना के इस आक्रामक रुख की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी, जो जनवरी में होनी है। आशंका है कि ट्रंप रूस यूक्रेन समझौते के लिए पूरी ताकत झोंक सकते हैं। यही वजह है कि रूस अब ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि बातचीत के टेबल पर रूस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। यही वजह है कि रूस ने युद्ध की रफ्तार को तेज करते हुए हमले की रफ्तार बढ़ा दी है और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
शासिफ यार्ड में रूस ने बड़ा एयर अटैक किया। यहाँ मौजूद यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर Su-25 फाइटर जेट से भीषण बमबारी की। क्रामातोर्स्क में भी रूस ने बड़ा प्रहार किया। यहाँ फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी टुकड़ियों को तबाह करने के लिए पुतिन की सेना ने इस्कंदर मिसाइल दागी, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट देखे गए। ज़ेपोरिजिया में भी रूस ने यूक्रेन के सैनिकों पर ग्रैंड एमिलारस से हमला किया। दावा है कि इस हमले में यूक्रेन के 18 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन की फ्रंट लाइन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। दरअसल रूस एयर अटैक कर अलग अलग इलाकों में यूक्रेनी फ्रंट लाइन को तबाह करना चाहता है। यही वजह है कि वो भी फाइटर जेट और मिसाइलों से भीषण हमले कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटों में यूक्रेन के 1545 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 18 होइत्जर तोप को तबाह कर दिया गया है। करीब 12 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। 16 आर्मर्ड व्हीकल्स रूसी हमले में नष्ट हो चुके हैं। रूस को न सिर्फ यूक्रेन बल्कि कुर्स्क में भी जबरदस्त बढ़त मिली है। दावा है कि रूस कुर्स्क की करीब 40% जमीन यूक्रेन से आजाद करवा चुका है। हालांकि रूसी आक्रामकता के बाद भी यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने भी रूस के खिलाफ ड्रोन युद्ध शुरू कर दिया है। जबरदस्त तबाही की तस्वीरें रूस के कलूगा की हैं। दावा है कि यूक्रेन ने यहां बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया। ऑयल डिपो से उठता कई फीट ऊंचा आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस पर एक रात में 50 ड्रोन हमले किए, जिसमें से 17 ड्रोन हमले कामयाब रहे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का टारगेट कलुगा, कुर्स्क, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में था। दरअसल यूक्रेन के इन हमलों को कुर्स्क से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां रूस तेजी से यूक्रेनी सेना को खदेड़ रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन कुर्स्क के आसपास के इलाकों को तैलाकर रूस का फोकस शिफ्ट करना चाहता है। हालांकि यूक्रेन के इस चाल को मात देने के लिए पुतिन ने यहां और उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात कर दिया है। पुतिन के कदम से साफ है, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो हर हाल में ट्रंप की ताजपोशी से पहले कुर्स्क को खाली करवाना चाहते हैं और उनकी कोशिश यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की है, फिर चाहे उन्हें उसके लिए पूरी यूक्रेन को ही राख क्यों न बनाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सैनिकों की भी भारी जरूरत है। पुतिन ने पहले अपने दोस्त किम से मदद मांगी थी। नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क की जंग में शामिल भी हो चुके हैं। अब ईरान भी रूस की मदद कर रहा है। ईरान रूस में सैनिकों की जगह प्रॉक्सी लड़ाकों की फौज भेज रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में यमन से हूती लड़ाकों को भेजा गया है। हूती लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल करके यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। हूती लड़ाके यमन के वो लड़ाके जिन्हें ईरान के कमांडर्स ने ट्रेन किया है। वही हूती जो अमेरिका को चुनौती देता है। ईरान समर्थित ऐसा प्रॉक्सी संगठन जो मिसाइल और ड्रोन हमले में माहिर है।
दुनिया के एक कोने में सिमटे हुए हूती के यही खूंखार लड़ाके रूस पहुंच रहे हैं। रूस इन लड़ाकों को यूक्रेन में इस्तेमाल करने जा रहा है। रूस आने वाले हूती लड़ाकों को मोटी सैलरी दी जा रही है। रूस की नागरिकता देने का वादा भी किया गया है। युद्ध के बाद अच्छी नौकरी देने का भरोसा दिया गया है। रूस ने पहले नॉर्थ कोरिया से सैनिकों की मांग की थी। पुतिन की डिमांड को किम ने पूरा भी कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क में युद्ध लड़ रहे हैं और किम 1 लाख सैनिक भेजने का भरोसा दे चुके हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस में नई भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। एक कंपनी के जरिए हूती लड़ाकों को रूस लाया जा रहा है। हूती के लड़ाकों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। कई हूती लड़ाकों को यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर भेजा भी जा चुका है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तरह ही हूती के लड़ाकों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हूती के लड़ाकों को राइफल से लेकर मिसाइल चलाने तक की ट्रेनिंग दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत ड्रोन ब्रिगेड है। इसीलिए रूस ने यमन से ड्रोन एक्सपर्ट्स को बुलाया है। हूती के ड्रोन एक्सपर्ट्स लाल सागर में कई हमलों को अंजाम दे चुके हैं। अब उन्हीं का इस्तेमाल रूस करने वाला है। हूती की मिसाइल ब्रिगेड का इस्तेमाल होगा। हूती के लड़ाके मिसाइल लॉन्च करने में माहिर है। लड़ाकों को ईरान के हथियारों की अच्छी तरह से जानकारी है। रूस में ईरान ने ड्रोन की सप्लाई की है। हूती के लड़ाकों को भी ईरान के ड्रोन से ही ट्रेनिंग मिली है। इसीलिए रूस को यमन से ट्रेन सैनिकों की तरह लड़ाकों की सप्लाई की जा रही है। यमन से हजारों लड़ाकों को रूस लाने की तैयारी है। रूस ने इसके एवज में हूती को बड़ी मदद का भरोसा भी दिया है। कई महीनों से लगातार रूस प्रॉक्सी संगठनों की मदद भी कर रहा है। रूस की गुजारिश के बाद ईरान ने हूती को शिफ्ट करने का प्लान तैयार किया है। बदले में रूस हिजबुल्लाह और सीरिया में प्रॉक्सी की मदद करेगा। रूस से हूती और हिजबुल्लाह को घातक हथियारों की सप्लाई की जाएगी। लगातार युद्ध के बाद रूस में सैनिकों की भारी कमी हो गई, जबकि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन में बड़ी जीत चाहता है। ट्रंप के शपथ से पहले पुतिन को युद्ध विराम प्लान के तहत यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल करनी है।